जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के पहले वीडियो में। आज से हम एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम अपने सेशन की शुरुआत ग्लोब, अक्षांश और देशांतर की जानकारियों से करेंगे। आज हम जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है, आज हम ये जानेंगे कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। चलिए जानते हैं। देखिए, यह है पृथ्वी का नमूना, यह है ग्लोब जिसे हम पृथ्वी का नमूना कहते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। ये हमें पृथ्वी के बारे में समझने में काफी आसानी दिलाता है। हम इसी के बारे में आज समझने वाले हैं कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब एक पृथ्वी का ही नमूना होता है, एक लघु प्रतिरूप होता है। अब इस पर हम ये जानेंगे कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। तो देखिए, इस ग्लोब पर आपको कुछ समानांतर लाइन दिख रही होंगी। ये समानांतर लाइंस, इसे ही अक्षांश कहा जाता है। देखिए, हम इसे अच्छे से बोर्ड पे समझने का प्रयास करते हैं। एक सर्कल है। मैथ में भी आप पढ़े होंगे कि जब कोई भी सर्कल होता है और सर्कल के ठीक सेंटर से कोई भी लाइन गुजरती है, सर्कल के ठीक सेंटर से कोई भी लाइन गुजरती है, तो ये सर्कल को दो बराबर भागों में क्या कर देती है, बांट देती है। यानी वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो वैसे ही इसे क्या कहते हैं, हम उस मैथ की भाषा में उसे गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलार्ध। गोलार्ध कहने का मतलब गोला का आधा भाग। अगर कोई गोला है और उसको हम बीच में से आधा काट देंगे तो वो क्या बनेगा, तो दो भागों में बट जाएगा। उसे दो भागों को क्या कहेंगे, हम उसे गोलार्ध कहेंगे। गोलार्ध कहने का मतलब है गोला का आधा भाग। तो ये एक गोला का आधा भाग है और ये भी एक गोला का आधा भाग है। ये दोनों गोले के आधे आधे भाग हैं। अब देखिए, अब इनका नामांकन करना होता है। उसी तरीके से पृथ्वी पर भी क्या है, पृथ्वी के ठीक मध्य में काल्पनिक रेखा है। एक ठीक मध्य में एक काल्पनिक रेखा है जो भूमि के ठीक मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, अब इससे क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसका एक और नाम है विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा कहने का मतलब ये है कि भूमि के मध्य में पड़ने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। ये भूमि को दो बराबर यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये एक तरह की अक्षांश है। अक्षांश क्या होता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन को समझना होगा। चार दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो हमने यहां निश्चय किया, हमने इसे दिशा के आधार पर बांट दिया। विषुवत रेखा के ठीक ऊपर, विषुवत रेखा के ठीक ऊपर उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अब ये कितने डिग्री पर है, तो विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर। इसी के समानांतर 90 ऊपर की तरफ रेखाएं होती हैं, यानी 90 ऊपर की तरफ अक्षांश होती हैं, और इसी के समानांतर 90 नीचे की तरफ समानांतर रेखाएं होती हैं, नहीं समानांतर अक्षांश होती हैं। और ठीक यहाँ पॉइंट पर, ये जो पॉइंट होता है, यहाँ पॉइंट को बोलते हैं ध्रुव। ये पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? ध्रुव बोलते हैं। अब यहाँ भी इसके दिशा के आधार पर हम इसे बांटते हैं, ऊपर वाले को और नीचे वाले को। दोनों का नामांकन कर लेते हैं। दोनों का नामकरण उत्तरी ध्रुव और इसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब 90 ऊपर की तरफ अक्षांश है और 90 नीचे की तरफ अक्षांश है, लेकिन सभी अक्षांशों को जानना जरूरी नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश है, हम उन महत्वपूर्ण अक्षांशों को जानेंगे। अब देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, जब हम पृथ्वी को देखते हैं, और आपने बचपन से सुना भी होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब इसे समझने के लिए हम फिर से ग्लोब का सहारा लेते हैं। अब इस ग्लोब को देखिए, क्या ये ग्लोब सीधी है? नहीं, ग्लोब अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। अब ये कितना डिग्री झुकी हुई है, तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। तो प्रश्न बनेगा कि ग्लोब जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री। तो एक हमारे लिए एक रेखा जो है, एक अक्षांश रेखा हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट हो गई? 23.5 डिग्री वाली। अब देखिए दूसरी कौन सी है, सभी हम जान लेते हैं। मान लीजिए, मैथ में थोड़ा देख लेते हैं, मैथ का भी हम यूज करते हैं। यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, एक 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि जब हमें झुकाव को नापना होता है तो हम उसे 90 डिग्री में ही मापते हैं। अब इसमें से एक एंगल 23.5 डिग्री है, तो दूसरा एंगल कितना होगा? आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे।
इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, हम इसे आसान शब्दों में समझ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी अगर एक एंगल दिया हुआ है और 90 डिग्री का एंगल है तो हम क्या करेंगे, इसे 90 में से माइनस कर देंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा 66.5। तो हमारे पास मालूम चला कि हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो 23.5 और दूसरा 66.5। ये 2 डिग्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दो ऊपर की तरफ भी और दो नीचे की तरफ भी। एक तो हो गई 23.5 ऊपर की तरफ और एक 66.5। उसी तरीके से ठीक उतनी ही दूरी पर 23.5 नीचे और 66.5 भी नीचे। अब इनको भी नामांकन कर लेते हैं, जिस तरह से ये 23.5, अब ये भी 23.5 है। फिर इसको हम बांटने का प्रयास करेंगे, कैसे करेंगे, हम ये जान चुके थे कि 0 डिग्री के ऊपर सारे उत्तरी गोलार्ध में आएंगे, यानी सारे उत्तरी अक्षांश आएंगे, और 0 डिग्री के नीचे यानी विषुवत रेखा के नीचे सारे दक्षिणी अक्षांश आएंगे। इसका बंटवारा हम देख लेते हैं, 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ। उसी तरीके से ये 66.5 साउथ और 66.5 नॉर्थ। ठीक है, अब इनका नाम भी तो है, इनके नाम को भी हम देख लेते हैं। इनके नाम को भी हम देख लेते हैं। तो 0 डिग्री का नाम क्या था, विषुवत रेखा। एक और नाम क्या था इसका, भूमध्य रेखा। ठीक है, अब 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्या नाम है, तो इसका नाम है कर्क रेखा। इसका क्या नाम है, कर्क रेखा। और इसका क्या नाम है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्या नाम है, आर्कटिक रेखा। उसी तरीके से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का क्या नाम है, तो मकर रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का क्या नाम है, तो अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, ये बहुत बार ये प्रश्न बनते हैं कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम क्या है, तो उसका उत्तर होगा मकर रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम क्या है, तो अंटार्कटिक रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्या नाम है, तो कर्क रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्या नाम है, तो आर्कटिक रेखा। ठीक है, अब इसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ, यहां ध्रुवों तक 90 अक्षांश है, और यहां दक्षिणी गोलार्ध में भी दक्षिणी ध्रुव तक 90 अक्षांश है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 90 और 90, 90 और एक कौन सा, एक 0 डिग्री का, इसके ऊपर 90 और इसके नीचे 90, और एक कौन सा, एक है 0 डिग्री का, यानी +1। यानी टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है, टोटल अक्षांशों की संख्या है 181। टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181। प्रश्न आता है कि ग्लोब पर टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो उसका उत्तर होगा 181। अब हम अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। दो समानांतर अक्षांश यानी दो, एक से 0 डिग्री है और फिर यहां से 1 डिग्री है। ठीक है, ये 1 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वह कितने किलोमीटर का होता है, तो वह होता है 111 किलोमीटर का। ये हर जगह होता है, ये ऐसा नहीं है, ये हर जगह बराबर होता है, ये हर जगह बराबर होता है। यहाँ ये सब जगह बराबर होता है। कितना होता है, 111 किलोमीटर। तो प्रश्न आएगा कि दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो उसका उत्तर होगा 111 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं देशांतर के बारे में। तो देशांतर क्या होता है, जैसे अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, तो पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे हम अक्षांश कहते हैं। देशांतर किसे कहते हैं, उसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, ग्लोब पर दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो देखिए, ये दोनों ध्रुव आपस में क्या कर रही है, दोनों ध्रुवों को आपस में मिला रही है, इसे हम क्या कहेंगे, देशांतर रेखा। तो जो दोनों ध्रुवों, उत्तरी ध्रुवों और दक्षिणी ध्रुवों को आपस में मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम देशांतर कहते हैं। अब इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से 0 डिग्री हम अक्षांश को पढ़े थे, इसके ऊपर को उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे को दक्षिणी गोलार्ध, उसी तरीके से यहां पर 0 डिग्री क्या है, देशांतर है। 0 डिग्री क्या है, देशांतर।
ये भी पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांट रहा है, एक इसके इस साइड, इसके पूर्व के साइड पूर्वी गोलार्ध, इसके इस साइड पूर्वी गोलार्ध और इसके इस साइड पश्चिमी गोलार्ध। यानी इस रेखा के 0 डिग्री देशांतर के इस वाले साइड यानी पूर्व साइड पूर्वी गोलार्ध और इसके इस साइड पश्चिमी गोलार्ध। अब यहां ये भी देख लेते हैं, 180 देशांतरों की संख्या इस तरफ है और 180 देशांतरों की संख्या पश्चिम की तरफ है। 180 पूर्व की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ, 180 पश्चिम की तरफ। अब देख लेते हैं टोटल देशांतरों की संख्या कितनी है। तो 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360, यानी टोटल देशांतरों की संख्या कितनी है। टोटल देशांतरों की संख्या है 360 और टोटल अक्षांश की संख्या कितनी थी 181 और टोटल देशांतरों की संख्या 360। अब देखिए, आप ध्यान से देख रहे होंगे कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है, देशांतर रेखा है, इनके बीच में सबसे ज्यादा जो दूरी है, यानी दो देशांतरों के बीच जो सबसे ज्यादा दूरी है वह कहां पर है, वह है विषुवत रेखा के पास। वह कहां पर है, वह है विषुवत रेखा के पास, वह है विषुवत रेखा के पास। और सबसे ज्यादा दूरी अगर देखा जाए तो विषुवत रेखा के पास है। और सबसे कम दूरी कहां पर है, तो सबसे कम दूरी है ध्रुवों के पास, 0। ध्रुवों के पास दूरी जो होती है, दो देशांतरों के बीच में जो दूरी होती है वह 0 किलोमीटर हो जाती है, जबकि दो देशांतरों के मध्य जो दूरी होती है, जो इक्वेटर के पास, वो होती है 111.3 किलोमीटर। यानी लगभग जो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है वही लगभग दूरी कितनी होती है, दो देशांतरों के बीच विषुवत रेखा पर 111.3 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक अगर कहा जाए, हमने अभी सब तक समझा ग्लोब के बारे में, अक्षांश के बारे में और देशांतर के बारे में। अब हम अगले वाले वीडियो में देशांतर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से दिन और रात होता है, और हम इसे प्रैक्टिकली ग्लोब के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपने कभी देखा भी होगा, जैसे हम बहुत बार, अभी तो आईपीएल का मैच भी चल रहा है, आईपीएल का सीजन भी चल रहा है, और हम देखे होंगे कभी हम अगर कहा जाए वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच को देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि मैच लाइव हो रहा है, लेकिन हम यहाँ उसे दिन में देख रहे होते हैं और वह मैच वहां रात में हो रहा होता है। ऐसा क्यों होता है कि एक ही समय पर दिन और रात अलग अलग क्षेत्रों में, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम होता है। उसे हम समझने का प्रयास करेंगे देशांतर के माध्यम से और प्रैक्टिकली समझेंगे ग्लोब के माध्यम से। धन्यवाद।